बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपने सिंपल इसकी ये डेफिनेशन याद रखनी है कि टू डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें आपके पास दो अहम चीज़ें हैं, दो अहम पॉइंट हैं। नंबर वन कि टू डायमेंशनल मोशन होती है ये, और सेकंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के थ्रू आउट मोशन आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन को एक और सिंपल तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। आपके पास अगर एक बाल मौजूद है और आप उसको ज़मीन के साथ एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर थ्रो कर दें तो वो भी आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगी। जैसे कि आम नॉर्मल अगर कोई एक बैट बॉल को हिट करता है, जैसे कि क्रिकेट के दौरान, तो वो जो बॉल हिट होती है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रही होती है। तो यहाँ पे हम अब डिस्कस करते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन क्या होगी। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस है और इस डायरेक्शन में हमारे पास एक्स एक्सिस है, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसका मास हमारे पास m है। मास उसका होगा समान m। उसको हम एक इनिशियल वेलोसिटी v नॉट के साथ थ्रो कर देते हैं, यानी कि v नॉट के साथ हमने इसको थ्रो कर दिया, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारे पास, इसके साथ वो एंगल बना रहा था थीटा। अब जैसे कि इसका मास m है तो हर वक्त इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही होगी, जो कि आपके पास वेट फोर्स, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलेंगे, जो कि उसको हर वक्त डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही होगी, जिसकी वजह से इसका जो पाथ है, पाथ ऑफ मोशन, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि हर वक्त अगर डाउनवर्ड तो यहाँ पे आके वो लैंड कर जाएगा। तो अब ये क्या है कि हमारे पास ये टू डायमेंशनल मोशन है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो हर जगह के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो यानी कि आपके पास अगर वेलोसिटी है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी तो v थी, आगे जाके उसके कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, तो x एक्सिस के अक्रॉस जो उसका कंपोनेंट होगा उसको हम vx का नाम देंगे, y एक्सिस के अक्रॉस जो उसका कंपोनेंट होगा उसको vy देंगे। यहाँ पे भी आपके पास vx और यहाँ पे भी y। अब यहाँ पे vy डाउनवर्ड इस वजह से कि यहाँ पे मोशन डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, और जो आपके पास x कंपोनेंट वेलोसिटी है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में ही रहेगा, क्योंकि थ्रू आउट जो आपके पास प्रोजेक्टाइल है वो इसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही थी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, जिसको हम Fg से रिप्रेजेंट करते हैं mg। ये फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही थी। अब यहाँ पे देखा जाए आपके पास ये वेलोसिटी थी v नॉट, जिसको हमने टू डायमेंशन में थ्रो किया था एक ऑब्जेक्ट को, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट। तो ये हमारे पास एक वेक्टर बन रहा है। अगर इसको हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, एक ये कंपोनेंट बनेगा और एक आपके पास ये वाला कंपोनेंट बनेगा। तो ये अगर वी नॉट है तो थीटा के साथ वी नॉट cos थीटा, और परपेंडिकुलर के साथ आपके पास वी नॉट साइन थीटा, ये कंपोनेंट इसका बनेगा। इसको हम वी नॉट एक्स बोलेंगे, यानी कि वी नॉट एक्स यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और ये इसको हम बोलेंगे वी नॉट वाई। वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। अब देखा जाए तो हर वक्त इसके ऊपर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आपके पास जो mg है वो हर वक्त यहाँ पे भी डाउनवर्ड, यहाँ पे भी डाउनवर्ड, यहाँ पे भी डाउनवर्ड, हर जगह के ऊपर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रही है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने का मतलब ये है कि माइनस वाई एक्सिस की तरफ वो एक्ट कर रही है। तो माइनस वाई एक्सिस का मतलब कि हम फोर्स के साथ माइनस जे कंपोनेंट लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो f इज इक्वल टू mg जे, लेकिन साथ में माइनस का साइन मस्त लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ एक्ट कर रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब हम पता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ कि F इज इक्वल टू ma होता है। ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आपके पास j है, आपने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी है। तो ma इज इक्वल टू माइनस mg j। तो आपके पास m जो आपके पास एक्सेलरेशन होती है ये डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का, इज इक्वल टू माइनस mg j। यहाँ से माइनस m से कैंसिल, तो dv ओवर dt इज इक्वल टू माइनस g j। dt को इधर मल्टीप्लाई करें, dv
इज इक्वल टू माइनस जी जे डी टी, या आप जे को यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है जो कि सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे भी इंटीग्रल का साइन, यहाँ पे भी इंटीग्रल का साइन, तो इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी आपके पास सिंपल v आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास माइनस जी, इंटीग्रल ऑफ डी टी आपके पास सिंपल t आ जाएगा इंटू जे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको हम a का नाम दे देते हैं। अब हमें करना क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और अब हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हम इसकी इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं। जब हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 था, हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी v नॉट, तो हम इसको इनिशियल कंडीशन रख सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू v नॉट, उस वक्त उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, v की जगह पे v नॉट इज इक्वल टू t की जगह पे 0, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास वेक्टर a आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वेक्टर a की वैल्यू आपके पास v नॉट है जो कि यहाँ के आप उठा के आप इसके अंदर पुट करें, आपके पास आ जाएगा वेक्टर v इज इक्वल टू, यहाँ पे v नॉट लिखेंगे तो वो हम पहले लिख लेते हैं v नॉट माइनस जी टी जे यूनिट वेक्टर। तो जैसे कि हमने बोला था कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो 2 डायमेंशनल मोशन तो मतलब यहाँ पे आपके पास जो z एक्सिस के अक्रॉस वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, लेकिन जैसे कि हम एक्सिस को जब भी डिस्कस करते हैं तो x y z तीनों एक्सिस लिख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है इसको तीनों कंपोनेंट लिखेंगे, यानी कि आपके पास जो वेलोसिटी v है वो बराबर होगी vx i vy j प्लस vz के, ये टोटल मिलके आपके पास वेलोसिटी बना रही है v, और यानी कि यहाँ पे हमें v की जगह पे vxi प्लस vyj प्लस vz के पुट कर दिया, प्लस इस यहाँ पे इज इक्वल टू v नॉट है, तो इज इक्वल टू v नॉट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के भी 3 कंपोनेंट, v नॉट की जगह पे vxi v नॉट yj प्लस v नॉट z के, और साथ में आपके पास माइनस जी टी है, तो माइनस जी टी जिसके साथ j कंपोनेंट आ रहा है। तो आप एक काम करें कि वी एक्स आई वी वाई जे प्लस वी जी के इज इक्वल टू वी नॉट एक्स आई, जे यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो जे वाले दोनों टर्म्स को एक साथ में लिखिए, वी नॉट वाई माइनस जी टी जे प्लस वी नॉट जी के। अब एक काम करें कि i वाले को i के साथ कंपेयर कर दें, y वाले को y के साथ, यानी कि i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, तो v x इज इक्वल टू v नॉट x, v x इज इक्वल टू v नॉट x, और v नॉट x की वैल्यू क्या थी, v नॉट cos थीटा, तो यहाँ से पता चलेगा v x इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा किसी भी टाइम के ऊपर। प्लस आप एक काम करें कि j वाले को j के साथ, तो आपके पास वी वाई ये वाले टर्म यहाँ पे इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी, तो अब वी नॉट वाई की वैल्यू भी आपको पता है कि वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, आपके पास आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ये आपके पास आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से z वाला z के साथ जब कंपेयर करेंगे v नॉट vz इज इक्वल टू v नॉट z, जो कि 0 के बराबर आएगा क्योंकि z एक्सिस के अक्रॉस किसी किस्म की कोई मोशन नहीं हो रही, तो यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया, वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपके पास आ गया, और ये वेलोसिटी का z कंपोनेंट। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करें किसी भी टाइम के ऊपर, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास फार्मूला होगा कि v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर। किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो आप इस फार्मूले के जरिए फाइंड कर सकते हैं कि वो वेक्टर, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट स्क्वायर। तो अब आप वी एक्स वी वाई और वी जी की वैल्यूज को उठा के इसके अंदर पुट कर दें, तो v इज इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास,
वी नॉट cos थीटा। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास बनेगा वी नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वी वाई की वैल्यू आपके पास ये, और इसका स्क्वायर क्या बनेगा, इसके ऊपर आप a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो बनेगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v नॉट साइन थीटा जी टी, प्लस आपके पास जी एक्सिस जीरो है तो यहाँ पे जीरो स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से वी नॉट स्क्वायर को कॉमन लें यहाँ से भी, तो आपके पास पीछे बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v नॉट साइन थीटा जी टी। ये सारी टर्म आपके पास 1 के बराबर आ जाएगी, और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v नॉट साइन थीटा जी टी, और साथ में आपके पास ये टर्म भी मौजूद है, तो इसको यहाँ पर लिख लिया। तो ये आपके पास किसी भी टाइम के ऊपर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगी आपको। अब हमने वेलोसिटी से रिलेटेड तो सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब हम इसका एक्स वाई जी इसके डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर v नॉट माइनस जी टी इंटू जे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी इंटू जे। v हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी जे। डी टी को अगर मल्टीप्लाई करें, डी आर इज इक्वल टू वी नॉट डी टी माइनस जी टी डी टी जे। यहाँ से इसको इंटीग्रेट करें, जब यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रल का साइन, यहाँ पे भी इंटीग्रल का साइन, और यहाँ पे भी इंटीग्रल का साइन, तो आपके पास बनेगा क्या, आपके पास टर्म बनेगी, इसका इंटीग्रल आएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वी नॉट कॉन्स्टेंट था, इसका इंटीग्रल आएगा टी माइनस जी, ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ टी डी टी, इसका इंटीग्रल आएगा टी स्क्वायर बाई 2, और साथ में जे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम बी का नाम दे देते हैं। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर पुट करनी है। तो इनिशियल जब टाइम था आपके पास एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो किसी किस्म का कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ था, ठीक है, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। तो एट t इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 0 हो गया था। तो यहाँ पे r की जगह पे 0 पुट करें, t की जगह पे जब 0 पुट करेंगे ये टर्म 0, यहाँ पे जब पुट करेंगे ये टर्म 0, तो प्लस आपके पास v बच जाएगा। इसका मतलब है कि b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये वैल्यू उठा के वहाँ पे पुट करें, तो वेक्टर r इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस 1/2 को पहले लिख लें, तो हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे। अब यहाँ पे अगेन हमने इसके एक्स वाई जी कंपोनेंट्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको इसके कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो वेक्टर r होता है हमारे पास एक्स आई वाई जे जी के, और वी नॉट हमारे पास होता है वी नॉट एक्स आई, और साथ में टी है, तो हर किसी के साथ टी कंपोनेंट भी, बल्कि उसको हम एंड पे लिखेंगे वी नॉट वाई जे प्लस वी नॉट जी के इंटू साथ में टी है, तो यहाँ पे टी लिख लें माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे। तो यहाँ से आप एक काम करें, टी को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई वाई जे जी के इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी आई प्लस वी नॉट वाई टी जे प्लस वी नॉट जी टी के माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे। तो कंपेयर करें,
आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, आई वाला ये कंपोनेंट बराबर आएगा वी नॉट एक्स इंटू टी। तो एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी। वी नॉट एक्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है वी नॉट कास थीटा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कास थीटा इंटू टी। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। उसके बाद आप वाई एक्सिस की तरफ चलें तो जे वाला आपके पास यहाँ पे ये एक टर्म है और दूसरी साइड पे आपके पास ये टर्म प्लस ये टर्म, क्योंकि जे दो कंपोनेंट है यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू वी नॉट वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा आपके पास। तो यहाँ से हमें वी नॉट वाई की वैल्यू पता है कि वो वी नॉट साइन थीटा है, तो वो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसके इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। और जो आपके पास जी कंपोनेंट है वो आपके पास यहाँ पे जी इज इक्वल टू वी नॉट जी, जो कि यहाँ पे हमें पता है कि वी नॉट जी 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि जी कंपोनेंट इसका 0 आ जाएगा आपके पास। और अगर हमें फाइंड करना हो कि हमने प्रोजेक्टाइल जिस एंगल के ऊपर थ्रो किया था उस एंगल की वैल्यू क्या है, वो अगर हमें फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हमारे पास वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ये है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास ये है। तो हम इस फार्मूले के जरिए इसको फाइंड कर सकते हैं कि वी वाई ओवर वी एक्स। तो वी वाई की वैल्यू के पास वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास वी नॉट कास थीटा। तो वी नॉट कास थीटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप टेंजेंट को इस साइड पे ले जाएं तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी और वी नॉट कॉस थीटा। ये फार्मूला यूज करके आप किसी भी टाइम के ऊपर उसका एंगल फाइंड कर सकते हैं कि किस एंगल के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रैजेक्टरी का मतलब ये होता है कि कौन सा पाथ फॉलो करते हुए वो प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन को कंप्लीट करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल हम क्या करते हैं कि हम चूज करते हैं इक्वेशन नंबर 4, वहां से t की वैल्यू निकालते हैं कि t की वैल्यू क्या होती है। तो इक्वेशन 4 से आपके पास t की जो वैल्यू आएगी v नॉट cos थीटा को जब डिवाइड कर दें आपके पास t आएगा x ओवर v नॉट cos थीटा। पुट इन 5, ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट कर दें। जब इक्वेशन 5 के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा और t की जगह पे x ओवर वी नॉट cos थीटा माइनस हाफ जी और t स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा को आप लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा। y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, साथ में x बच जाएगा और यहाँ पे आपके पास g माइनस जी डिवाइडेड आपके पास 2 वी नॉट स्क्वायर है, 2 वी नॉट स्क्वायर है। ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा और साथ में आपके पास x स्क्वायर, तो x स्क्वायर। इस टर्म को आप a का नाम दे दें और इस टर्म को आप b का नाम दे दें क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म है। तो y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। और ये वाली इक्वेशन है ये आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होने की वजह से
इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी वो क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। और अब हम फाइंड करते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट इसकी बनती है यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते वक्त ये कितना टाइम लगाता है। तो हम फाइंड करते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसके लिए हमारे पास है कि जब हम यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, अपवर्ड मोशन करता चला जाएगा और साथ में एक्स एक्सिस मोशन भी करता जाएगा, यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन करता चला जाएगा। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच के वो अपवर्ड जाना खत्म कर देता है। थोड़ी देर के लिए उसके सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट आपके पास जो वी वाई है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू 0। और मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो टाइम होता है उसको हम टी एम बोल लेते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, वी वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी, टी की जगह पे टी एम पुट करेंगे। तो इस वैल्यू को उठा के इधर लें, टी एम जी साथ में है तो वी नॉट साइन थीटा, तो जी को उधर डिवाइड कर दें तो टी एम इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। ये आपके पास बन जाएगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। आगे हम फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है कि जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक वो कितना टाइम लगाता है। तो यहाँ से अगर आप देखें, हम जब यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट के ऊपर भी आपके पास y की वैल्यू 0, तो जब वो ये सारा टाइम कवर करके यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भी आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब ये होगा कि थ्रू आउट मोशन के आपके पास जब मोशन कंप्लीट होती है तो स्टार्ट में भी y की वैल्यू 0 थी और एंड पे भी y की वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है, क्योंकि उस सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कवर किया है डिस्टेंस का। वर्टिकल कंपोनेंट पहले वो मैक्सिमम हाइट तक गया और फिर वो वापस 0 हाइट पे आ जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वो यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है और यहाँ पे जाके वो लैंड करता है और हॉरिजॉन्टल कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपके पास जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, और उस जगह के ऊपर जो आपके पास टाइम होगा उसको टी एफ का नाम देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे 0 पुट करें, 0 इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा, टी की जगह पे टी एफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी एफ स्क्वायर पुट करें। तो यहाँ पे भी टी एफ है, यहाँ पे भी टी एफ है और इस साइड पे 0 है। तो आप एक काम करें, इसको इस साइड पे ले आए, तो हाफ जी टी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी एफ। यहाँ से टी एफ एक से कैंसिल, 2 पे जब मल्टीप्लाई कर दें जी को डिवाइड कर दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास आ जाएगा, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 वी नॉट साइन थीटा और जी। तो अगर हम 2 के अलावा बाकी सारी टर्म को देखें, वैसे ये आपके पास कंप्लीट एक्सप्रेशन आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 के अलावा जो टर्म है वो वी नॉट साइन थीटा और जी है जो कि टी एम है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द टाइम ऑफ जी टू मैक्सिमम हाइट। तो क्योंकि हमें यह पता है कि जितना टाइम वो यहाँ से लेकर मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लगाता है उतना मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड लेवल पे आने में लगा रहा होता है। तो हम इस टाइम को इसके साथ ऐड करें तो वो आपके पास टी एम प्लस टी एम 2 टी एम बनता है, यानी कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के डबल टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। और अब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट कि एक प्रोजेक्टाइल को हम जब प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा रहा होता है। तो उसका एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए
मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हमारे पास यहाँ से लेकर जब यहाँ पे जाता है तो ये मैक्सिमम हाइट होती है। इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल एच का। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? एक्चुअल में ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है वाई। इस वजह से हम क्या देते हैं कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर वाई की वैल्यू हम एच लिख देते हैं। और यहाँ से लेकर मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में वो कितना टाइम लगाता है, इसको बोला जाता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जो कि आपके पास t = Tm था। यानी कि अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन मौजूद है, इसके अंदर हम y की जगह पे h और t की जगह पे Tm पुट करें तो हम मैक्सिमम हाइट इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो पुट करें y की जगह पे h = v0 sin थीटा Tm -12 g Tm स्क्वायर। तो Tm की वैल्यू आपके पास यहाँ पे मौजूद है v0 sin थीटा ओवर g। तो वो वैल्यू पुट करें, आपके पास आएगा h = v0 sin थीटा ओवर g -12 g Tm स्क्वायर है। तो v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर g स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एक g इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा और ये v0 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो h = v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर g और यहाँ पे आपके पास v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g बनता है। तो यहाँ से आप एक काम करें, v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर g को कॉमन ले लें। तो v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर g को कॉमन लेंगे, अंदर यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे 1/2 बच जाएगा 1/2। तो 1 - 1/2 आपके पास बराबर होता है 1/2 के। इसका मतलब ये होगा कि h = v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये आपके पास होगा मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हम एक प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट तक वो कितना जा रहा होता है। अब हमें फाइंड करना है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यानी कि हम अगर प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट करें तो वो एक्स एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमारे पास ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो x = r पुट करें और जैसा कि हमने देखा था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर वो कितना टाइम लगाता है उसको हम Tm बोल रहे थे। तो अब हमने क्या देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आने में कितना टाइम लगाता है। तो क्योंकि ये कंप्लीट मोशन है तो इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे t = Tf पुट करना पड़ेगा। Tf इसका मतलब ये होगा इस इक्वेशन के अंदर अगर हम x की जगह पे r पुट कर दें = v0 cos थीटा और t की जगह पे Tf पुट कर दें तो आपके पास रेंज आ जाएगी। लेकिन Tf की वैल्यू आपके पास होती है 2v0 sin थीटा ओवर g। तो यहाँ पे आप पुट करें v0 cos थीटा × 2v0 sin थीटा ओवर g। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले लिखें v0 और यहाँ पे v0 तो v0 स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा ओवर g। हमें पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि r = v0 स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। ये आपके पास आ जाएगा रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कि हम प्रोजेक्टाइल को किस एंगल के ऊपर थ्रो करें तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा अक्रॉस एक्स एक्सिस। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम रेंज के लिए अगर देखा जाए तो रेंज का फार्मूला क्या हमारे पास r = v0 स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। v0
कांस्टेंट वेलोसिटी होगी जो कि इनिशियली हम उसको प्रोवाइड करेंगे। जी कांस्टेंट है, इसका मतलब है मैक्सिमम के लिए आपके पास जो चीज डिपेंड कर रही है वो साइन 2 थीटा है। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आती है 1। तो जब आपके पास साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आएगी तब आपके पास जो रेंज होगी उसको हम मैक्सिमम रेंज बोलेंगे। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो कि v नॉट स्क्वायर ओवर g होती है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन होता है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। लेकिन यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है कि हम किस एंगल के ऊपर उसको थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम रेंज आएगी। तो एंगल हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि साइन को इधर ले जाएं, आपके पास आएगा 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 आपके पास 90 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब है 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जब आप प्रोजेक्टाइल को एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेगा।